सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज हम लोग 4th चैप्टर कंप्लीट करके 5th चैप्टर पे जाएंगे। 4th चैप्टर जो है आपका वो है प्रत्याहार प्रकरण। ठीक है, प्रत्याहार प्रकरण में 4th चैप्टर में प्रत्याहार आता है, जिसमें कि मन को अंतर्मुखी बनाने के विषय में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब हम लोग इसमें 5 ही श्लोक हैं। पहला है सड। इसमें 2 चीज़, यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है कि घेरन संहिता में प्रत्याहार में किस विषय में बात की गई है। तो जो यहाँ से ना, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है षट शत्रु वर्णन और दूसरा क्या है आत्म तत्व लय, ये 2 भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी याद रखिएगा कि किस पे बात की गई। तो षट शत्रु वर्णन और आत्म तत्व लय, इन दोनों पर घेरन संहिता में बात की गई है। ठीक है, प्रत्याहार प्रकरण में। अब आगे हम लोग देखते हैं। अथाता संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारक उत्तमम। अब अथाता यानी कि अब मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ, प्रत्याहार जो उत्तम विषय है उसके विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। संप्रवक्ष्यामि यानी कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा महर्षि घेरन कह रहे हैं चंडकपाली से। ठीक है, अस्य विज्ञान मात्रेण कर्म आदि रिपुनाशनम। इसके जानने मात्र से, विज्ञान का मतलब क्या है जानना, उसको करने, उनके जानने मात्र से, उनके अभ्यास करने से क्या होता है, कर्म आदि रिपुनाशनम, काम आदि रिपुनाशनम, काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 षड रिपु माने जाते हैं, 6 शत्रु माने जाते हैं। ठीक है, तो इन 6 शत्रुओं का क्या होता है, प्रत्याहार से नाश होता है। ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 जो शत्रु हैं हमारे, उनका नाश होता है प्रत्याहार के अभ्यास से। उसके बाद क्या है, यतो यतो निश्चरन्ति मनस चंचलम स्थिरम ततो ततोस्थो नियमय आत्मेव वसम नयेत। मतलब कि क्या है, यतो यतो यानी कि जहाँ जहाँ निश्चरन्ति घूमता रहता है हमारा मन, जो चंचल मन है जहाँ जहाँ घूमता रहता है, जैसे कि विषयों में, अलग अलग विषयों में, कुछ हमें देखना पसंद है, कुछ कहीं जाना पसंद है, घूमना पसंद है, खाना पसंद है, ये सब हमारे क्या है, मन हमारा चंचल है और ये इंद्रियों के साथ हमें उस तरह से घुमाता रहता है। हमारा मन चंचल है तो कहीं कहीं घूमते रहता है। कभी हमें कुछ देखना पसंद हो जाता है तो हम उस समय देख लेते हैं। ठीक है, खाना पसंद है तो हम कुछ चटपटा खा ले, कोई भी चीज़ है, किसी भी विषय में हमारा मन कैसा होता है, विचरण करता रहता है। तो वहाँ से ततस्तु नियमय आत्मनेव वसम नयेत, वहाँ से हमें क्या करना है, उस मन को निकाल करके, हटा करके आत्मा में आत्मा के वश में करते हुए अपने अंदर की तरफ उसे क्या करना है, अंतर्मुखी करना है। मन जो बाहर की तरफ विचलित है, बाहर के विषयों में विचलित है, उन विषयों से हटा करके आत्मा में स्थिर करके अंदर की तरफ हमें क्या करना है, उसे अंतर्मुखी बनाना है। इसे क्या कहा जाता है, प्रत्याहार कहा जाता है। और क्या है, पुरुषकरम तिरस्करम श्रुवाश्रवम व भयानकम। कैसा है, पुरस्कार यानी कि जो आपको सम्मान देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, या फिर तिरस्कार, कोई आपकी क्या करता है, तिरस्कार करता है। ठीक है, मतलब कि अपमान करता है, तो वो चीज़ हो, या फिर श्रुवाश्रवम, जो सुनने में अच्छा लगे या सुनने में बुरा लगे। ठीक है, तो ऐसे सभी चीज़ों से हमें क्या करना है, मनस्त्रा इंद्रिय आत्ममेव वसम नयेत, उन सभी से अपने मन को हटा करके हमें क्या करना है, अपने आप में स्थिर करना है, आत्मा में स्थिर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि पुरस्कार हो या तिरस्कार हो, सुनने में अच्छा लगे या सुनने में बुरा लगे, उन सब से हमें मन को हटा करके कहाँ रखना है, आत्मा में स्थित करना है। ठीक है, जैसे कभी हम लोग, हमारा कहीं पे सम्मान हो जाता है तो हम उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर के हम उस तरह के काम करने में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, अभी आज के विषय में अगर हम लोग को डे टू डे लाइफ में देखें तो क्या होता है, दान करना लोगों का एक
मतलब फैशन बन गया है कि दान हम किस लिए करते हैं, दिखावे के लिए। उसको फ़ोटो खींचेंगे, फिर सोशल मीडिया में डालेंगे कि हमने इनको ये दान किया, हमने गरीबों को कंबल दान किया, खाना दान किया, जो भी दान किया। तो ये सब के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के लिए क्या होता है कि एक सम्मान का विषय बन जाता है सुनने में, फिर सब उनकी क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। तो ये सब क्या, हम सिर्फ उसको दान करना हमें किस लिए करना चाहिए, दान ऐसा करना चाहिए कि हमें अगर दाएं हाथ से दिया हो तो बाएं हाथ को भी ना पता चले, ऐसा दान करना चाहिए। लेकिन अभी हम दान कैसे करते हैं, दिखावे के लिए। तो ये सब जो सुनने में अच्छा लगने वाली चीज़ें हैं या सुनने में अपमानजनक चीज़ें हैं, तो उन सब से अपने मन को हटा करके हमें क्या करना है, आत्मा में स्थित करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट है आत्मलय। आत्मलय में हमें क्या करना है, सुगंधे वा अपि दुर्गंधो मनोघ्राणेषु जायते, ठीक है। या तो सुगंध हो या दुर्गंध हो, उनसे हमें मन को हटा करके मन को हटाना है घ्राण इंद्री से। घ्राण इंद्री यानी कि हमारी नासिका जो इंद्री है, उससे हमारे मन को हटा करके कहाँ रखना है, तस्मात् प्रत्याहारेद आत्ममेव वसम नयेत। उससे प्रत्याहार करके, उससे मन को हटा करके हमें कहाँ स्थित करना है, आत्मा में स्थित करना है, आत्मा के वश में करना है, ठीक है। नासिका इंद्री को हमें अपने आत्मा के वश में करना है। उसके बाद क्या है, मधुर अम्ल तिक्त आदि रसम। मधुर अम्ल तिक्त आदि रसम गतम यदा मनः। हमारा मन कहाँ जाता है, मधुर अम्ल तिक्त, अलग अलग जो रस हैं, अलग अलग रस के खाद्य पदार्थ हैं, उनमें हमारा मन जाता है, ठीक है। तो उन सब से हमारा मन को हटा करके कहाँ स्थित करना है, आत्मा में स्थित करना है, ठीक है। एक तरह से हम इसको देखें तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनमें उनके विषयों से हटा करके जो हमें देखना अच्छा लगता है, जो हमें सुनना अच्छा लगता है, सूंघना अच्छा लगता है, ठीक है, खाना अच्छा लगता है, उन सब से हमारे मन को हटा करके हमें कहाँ स्थित करना है, आत्मा में स्थित करना है, अपने अंदर स्थित करना है। ये क्या होता है, प्रत्याहार होता है, ठीक है। क्लियर है ये, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ बताया गया है कि सभी विषयों से मन को हटा करके हमें क्या करना है, अंदर आत्मा में स्थित करना है, आत्मा के वश में करना है। अभी हम कैसे हैं, मन के वश में है, मन हमारा चंचल है, उसके वश में हम घूमते रहते हैं। मन हमें जैसा कहता है, मन कहेगा कि सो जाते हैं तो सो जाएंगे, मन कहेगा उठ जाते हैं उठ जाएंगे, पढ़ लेते हैं, जो भी हमारा मन जिस हिसाब से हमें चलाना चाहता है हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन मन को हमें आत्मा के वश में करना है और अपने हिसाब से हमारे इंद्रियों को क्या करना है, संचालन करना है। ये है प्रत्याहार। नेक्स्ट आपका आता है 5th चैप्टर। 5th चैप्टर में हम देखते हैं प्राणायाम प्रकरण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका घेरन संहिता से। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से बनते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, कौन से स्थान में हमें करना है, कौन से काल में हमें करना है प्राणायाम, ठीक है। मिताहार भी इसी में आपका मिलेगा, और आपका नाड़ी शोधन है। फिर उसके बाद अष्ट कुंभक के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे, स्थान भी, काल भी, मिताहार भी, नाड़ी शुद्धि और अष्ट कुंभक, ये पांचों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ हमें इस चैप्टर में मिलेगा, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। अथाता संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस सद विधि। अब मैं तुम्हें प्राणायाम के विषय में बता रहा हूँ, प्राणायाम और उसकी विधि के विषय में बता रहा हूँ कि प्राणायाम क्या है और उसकी विधि कैसी है, उसके विषय में बता रहा हूँ। यस साधन मात्रेण देवतुल्यो भवेत नर। इसके साधन मात्र से, इसके अभ्यास मात्र से ही मनुष्य कैसा हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। नेक्स्ट है आदौ स्थानम तथा कालम, मिताहारम तथा परम, नाड़ी शुद्धिश तथा तत्पश्चात प्राणायामम च साधयेत। पहले क्या है, प्रथम स्थान, हमें स्थान देखना है कि कौन से स्थान में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। दूसरा है कौन से काल में हमें प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना है। तीसरा है मिताहार, हमें प्राणायाम या योगाभ्यास के दौरान हमें कौन कौन से आहार को लेना है, कौन से आहार को नहीं लेना है, ठीक है। मिताहार क्या है, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा मिलती है। उसके बाद क्या है, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि की चर्चा मिलती है। फिर उसके बाद है
उसके बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना, यहाँ से आता है। पहला क्या है? स्थान, दूसरा है काल, तीसरा है मिताहार, फिर है नाड़ी शुद्धि और उसके बाद है प्राणायाम। ठीक है, ये 5 सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस से क्वेश्चन आ चुका है कि हठ प्रदीपिका में इस घेरन संहिता के अनुसार इसे क्रम से व्यवस्थित करिए। तो पहला स्थान आता है, स्थान चूज करना है, उसके बाद काल, उसके बाद मिताहार, फिर नाड़ी शुद्धि, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर्वप्रथम स्थान कैसा होना चाहिए। स्थान में पहले ये बताया कि कौन से स्थान में हमें नहीं करना है। दूर देशे तथारण्ये राजधान्यम जनांतिके योगारंभम न कुर्तीव कृतस्य सिद्धिहा भवेत। कैसे? दूर देश, आरण्य यानी कि जंगल, और राजधानी, इन तीनों जगह में हमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूर देश, आरण्य और राजधानी, इन तीनों में हमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? सिद्धि की हानि होती है। ठीक है, इन तीनों जगह में अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो यहाँ पे सिद्धि की हानि होती है या फिर सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? अविश्वासम दूर देश देखिए, अब मान लीजिए आप यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं या फिर किसी भी जगह के हैं, अब वहाँ से आप बहुत दूर चले गए। ठीक है, बहुत दूर, जैसे कि आप नॉर्थ के हैं, आप साउथ में जाके योगाभ्यास कर रहे हैं या फिर दूसरे देश में जाके योगाभ्यास कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे यहाँ हमारे आसपास लोग हैं, हमें जानते हैं, ठीक है, तो वो हम पे विश्वास भी कर सकते हैं। और योगाभ्यास में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तांत्रिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमें अलग जगह पे रहना होता है और गुप्त अभ्यास करने होते हैं, गुप्त तरह से हमें अभ्यास करना होता है। तो वो सब अगर किसी ने देख लिया तो वो आप पे क्या करेंगे? अविश्वास करेंगे। ठीक है, आप पे विश्वास नहीं करेंगे और आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें दूर देश में अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? अरण्य, जंगल में जाके हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? रक्षी वर्जितम, जंगल में आपका क्या हो सकता है? रक्षी वर्जितम का मतलब क्या है? वहाँ पे आपकी रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। तो आप मान लीजिए कभी कोई ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, किसी अभ्यास को कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई जंगली जानवर या फिर कोई ऐसे जीव जंतु आके आपको हानि पहुंचा दें। तो इस वजह से क्या है? जंगल में हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है? लोकारण्य प्रकाशस्य, और एकदम राजधानी, जैसे कि आप किसी मेट्रो सिटी में जाके योगाभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रकाशस्य, आपकी कोई भी चीज़ गुप्त नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ पे गुप्त स्थान ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्या है? इसीलिए तस्मात् त्रीणि वर्जते, इसलिए इन तीनों जगह में योगाभ्यास करने के लिए वर्जित किया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि किस किस जगह में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूर देश, आरण्य और राजधानी, इन तीनों में योगाभ्यास करने से मना किया गया है। अब कहाँ पे करना चाहिए? सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीर परिवेष्टितम। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सुदेश यानी कि जो आपके जानकार, जहाँ जिस देश को आप जानते हैं और जिस परिवेश को आप जानते हैं, और वो होना है। सुदेश यानी कि अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मतलब उपद्रव वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह में हमें रहना है। ठीक है, धार्मिक होना चाहिए। जिस स्थान में आप रह रहे हैं वहाँ पे लोग धार्मिक हो, जो हमें धर्म के प्रति वो जानते हो, धर्म के प्रति विश्वास रखते हो, ऐसे जगह में हमें रहना है। ठीक है, और क्या? धार्मिक राज्य सुभिक्षे का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको भिक्षा यानी कि जो आपकी खाद्य सामग्री है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो, सुलभता से आपको मिल जाए, ऐसे जगह में आपको रहना है। और क्या है? निरुपद्रवे का मतलब क्या है? जहाँ पे उपद्रव रहित हो। जैसे कि हम लोग ने देखेंगे कि जहाँ पे क्राइम वगैरह हो रहा है या फिर उपद्रव हो रहा है, तो उस जगह में हमारा माइंडसेट भी अच्छा नहीं रह सकता। ठीक है, हम शांत नहीं रह सकते। तो ऐसे जगह में हमें नहीं रहना, जो उपद्रव रहित हो, ऐसे जगह में हमें रहना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर है कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरे परिवेष्टितम, यानी कि ऐसे जगह में हमें कुटीर बनाना है और उस कुटीर के चारों ओर हमारा क्या होना चाहिए? एक बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से, और उसके बीच में आपको क्या करना है? कुटीर बनाना है।
और क्या होना चाहिए, वापी कूप तड़ाग च प्रचिर मध्यवर्ती च। उस कुटीर के अंदर में क्या होना चाहिए, वापी कूप तड़ाग। ठीक है, वापी यानी कि क्या होता है, जैसे एक वेदी होता है उसी तरह से वहाँ पे वेदी होना चाहिए। कूप यानी कि कुआं होना चाहिए, या तड़ाग, तड़ाग यानी कि कुआं या फिर तालाब। तड़ाग का मतलब क्या होता है, तालाब, या तो कुआं रहे या फिर तालाब रहे। च प्राचीर मध्यवर्ती च, उस प्राचीर, उस बाउंड्री में आपके ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वो कैसा हो, नाट्य उच्च नीचा निम्नतम, नाति निम्नतम, ना वो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो। ठीक है। च कुटीरम कीट वर्जितम, और वो कुटीर कैसा होना चाहिए, कीट यानी कि कीड़े से वर्जित होना चाहिए, कीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का कीड़ा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और कैसा हो, साम्यक गोबा लिप्त च कुटीरम तत्र निर्मितम, और उस, जब आपने इस तरह से कुटीर बना लिया तो उसमें कैसा हो, उस कुटीर को गोमय यानी कि गोबर से अच्छी तरह से उसकी लिपाई करें। च कुटीरम च तत्र निर्मितम, उस कुटीर को अच्छी तरह से लिपाई करने के बाद आपका कुटीर कैसा है, तैयार है। एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम समभ्यसेत, ऐसे स्थान में हमें क्या करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है। स्थान आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट है आपका काल। काल कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हमें स्थान हमने डिसाइड कर लिया, एक कुटीर बना लिया हमने, कुटी बना लिया। अब उसके बाद कौन से काल में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो पहला क्या है, हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षा चा ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्तीव कृते योगे ही रोगदा। जब कौन कौन से ऋतु में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, ग्रीष्म और वर्षा, इन चारों ऋतुओं में हमें योगा आरंभ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इस चारों ऋतुओं में अगर हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो हमारा क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और कौन कौन से में करना चाहिए, वसंते सरदी प्रोक्तम योगारंभम समाचरित। कौन कौन से में करना चाहिए, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में, इन दोनों ऋतु में योगारंभम समाचरित, योगारंभ प्रारंभ करना चाहिए, योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। तथा योगी भव्य सिद्धि रोगोन्मुक्तो भव ध्रुवम। इस दो ऋतु में अगर आप योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो इससे क्या होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि मिलती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। ठीक है, सिद्धि भी मिलती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन कि कौन से ऋतु में हमें योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चार चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद वाला इम्पॉर्टेंट है कि कितना कितना आपको कैसे कैसे होता है। तो एक बार अभी हम लोग इसी से देखते हैं, क्या है, चैत्रादि फाल्गुनान्ते च माघ आदि फाल्गुनान्तिके द्वय द्वय मास वृता भाग अनुभावश्च चतुःशतु। मतलब कि क्या है, चैत्र आदि से स्टार्ट करके, चैत्र से स्टार्ट करते हुए फाल्गुन मास तक हमारे कितने माह होते हैं, 12 मास होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चैत्र से स्टार्ट करते हैं तो चैत्र से लेकर फाल्गुन तक हमारे कितने मास होते हैं, 12 मास होते हैं। तो उनमें से और हमारे पास ऋतु कितने होते हैं, 6 ऋतु होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 ऋतु होते हैं और 12 मास होते हैं। तो उन 12 मासों में क्या होता है, द्वय द्वय यानी कि 2-2 महीने का एक एक ऋतु होता है। ठीक है, एक एक मासा ऋतु भवाद अनुभावश्च चतुःचतु। और क्या होता है, 2-2 महीने का एक एक ऋतु होता है और अनुभव कितने कितने महीने में होता है, 4-4 महीने तक उसका अनुभव होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं समझाऊंगी आप लोग को। 2-2 महीने का एक एक ऋतु होता है, लेकिन अनुभव आपको कैसा होता है, 4-4 महीने तक। जैसे कि हम लोग अगर
देखें कि गर्मी कितने महीने तक हमें अनुभव होता है। मोस्टली हम लोग को 4 महीने तक गर्मी अनुभव होता है, 4 महीने तक वर्षा होता है, ठीक है, 4 महीने तक ठंडी होता है। तो इसी तरह से हमारा अनुभव कितने कितने महीने तक का होता है, 4 महीने तक। लेकिन एक एक ऋतु कितने कितने मास का होता है, 2 2 मास का होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। वसंत चैत्र वैशाख आदो ज्येष्ठ आषाढ़ आदो चा ग्रीष्म का कैसा कैसा होता है, इसको ना आप लोग उससे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे श्लोक में एक एक चीज़ बताया गया है। ये मैं पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगी, प्रत्याहार वाला है ये। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, ये देखिए कैसा है कि 12 महीने हमारे, ठीक है, कौन कौन सा है। चैत्र वैशाख में क्या आता है, वसंत ऋतु आता है। ज्येष्ठ आषाढ़ में क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है। सावन भाद्रपद में वर्षा आता है। और अश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु आता है। फिर क्या है, मार्गशीर्ष और पौष में क्या आता है, हेमंत आता है। और माघ और फाल्गुन में शिशिर आता है। ये हमारे 6 ऋतु हैं और 12 हमारे मास है। तो उसमें से 2 2 महीने में आपका आता है। अब उसके बाद इस तरह से हम एक इसको समझने के लिए आप लोग इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं, 12 ऋतु और 6 मास का, ठीक है। तो सबसे शुरू वसंत से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, शिशिर पे। तो ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि सीक्वेंस से ऋतुओं को जमाइए। वसंत से स्टार्ट करते हुए ऋतुओं को सीक्वेंस से जमाइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतु आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वसंत में कौन सा आ गया, चैत्र वैशाख आ गया। ग्रीष्म में कौन सा आ गया, ज्येष्ठ आषाढ़ आ गया। और वर्षा में सावन भाद्रपद आ गया। शरद में क्या आ गया, अश्विन और कार्तिक आता है। हेमंत में क्या आता है, मार्गशीर्ष और पौष आता है। और शिशिर में क्या आता है, माघ और फाल्गुन आता है, ठीक है। ये आपके 6 ऋतु यहाँ पे आते हैं। मास के साथ भी आप लोग इसको याद रखिएगा कि कैसे कैसे हैं। अब वसंत में क्या होता है, देखिए वसंत में क्या होता है, यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं 3 ऋतु का, ठीक है। ऊपर वाली जो 3 ऋतु है इसको हाफ पार्ट में इस तरह से डिवाइड करें तो ऊपर वाली 3 ऋतु अलग तरह से चलती है, नीचे वाली 3 ऋतु जो है वो अलग तरह से चलती है, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ऊपर वाली जो 3 ऋतु है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये अलग तरह से चलती है। और हेमंत, शरद और वर्षा ये अलग तरह से चलती है। तो अब ये कैसे चलती है देखते हैं। पहला क्या है, वसंत ऋतु। हम वसंत से स्टार्ट करेंगे। तो वसंत ऋतु कैसा होता है, चैत्र वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ़ च ग्रीष्म कौ, ठीक है। दो दो चीज़ बताया जा रहा है अभी। चैत्र आषाढ़ क्या है, वसंत है। ज्येष्ठ आषाढ़ क्या है, ग्रीष्म है। वर्षा श्रावण भाद्रपद, वर्षा क्या है, श्रावण भाद्रपद है। शरद अश्विन कार्तिक, शरद क्या है, अश्विन और कार्तिक महीने में होता है। मार्ग पौष चा हेमंत, मार्ग और पौष, मार्गशीर्ष और पौष क्या होता है, हेमंत ऋतु का होता है। और शिशिरो माघ फाल्गुनो, शिशिर कौन सा होता है, माघ और फाल्गुन ऋतु का शिशिर होता है, ठीक है। अनुभवम प्रवक्ष्यामि ऋतूनाम च यथोदितम, अनुभव अब 4 4 महीने तक होता है। कैसे होता है, माघ आदि माधवांतेषु वसंता अनुभव विदु। माघ, ठीक है, माघ यानी कि ये आपका माघ है। और क्या है, देखिए वसंत ऋतु में क्या होता है, माघ और फाल्गुन, ये दोनों का माघ का माघ का 15 दिन, फाल्गुन का, और चैत्र वैशाख, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या होगा, 4 महीने तक आपको वसंत का अनुभव होगा, ठीक है। एक मिनट, इसको एक बार और मैं क्लियर करती हूँ, एक मिनट। देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग वसंत का देखें तो कैसा होगा, मार्गशीर्ष का 15 दिन, फाल्गुन का पूरा,
और चैत्र का पूरा और बैसाख का 15 दिन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वसंत का होगा। देखिए कैसे होगा, माघ का 15 दिन 2 महीने का ही रहेगा, लेकिन फाल्गुन का क्या होगा, पूरा 30 दिन का होगा। और क्या है, चैत्र का पूरा 30 दिन और बैसाख का 15 दिन। ये 2 महीने आपके क्या होंगे, वसंत होंगे। ठीक है वैसे 4 महीने, लेकिन टोटल 2 महीने का ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं। देखिए ऊपर के ये 3 है ना, वो अलग चलेगा। ठीक है, तो कैसे वसंत का हम लोग देखें तो क्या होगा, वसंत ऋतु होगा 2 महीने का ही, लेकिन अनुभव कितने महीने में होगा, 4 महीने में। तो कौन कौन से महीने में अनुभव होगा, माघ में, फाल्गुन में, चैत्र में और बैसाख में। ठीक है, ये 4 महीने में आपको कौन सा अनुभव होगा, वसंत का अनुभव होगा। अब कैसे होगा, 15 दिन, माघ का 15 दिन आपका क्या होगा, वसंत होगा। फाल्गुन का पूरा 30 दिन और चैत्र का पूरा 30 दिन और बैसाख का 15 दिन। ठीक है, हुए आपके 2 महीने, 30 नहीं होंगे आपके 3 महीने अगर ऐसे देखेंगे तो। लेकिन अगर आप लोग ये महीना आपका देखें तो क्या होगा, 4 महीने का होगा। ठीक है, लेकिन आपका इसमें क्या रहेगा, 2 महीने का ही रहेगा। ठीक है, अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे तो वो तो आपका 30 दिन मतलब 3 महीने का चला जाएगा, लेकिन अनुभव आपका कैसा होगा, 4 महीने का होगा। ठीक है, माघ में होगा, फाल्गुन में होगा, चैत्र में होगा, वैशाख में होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है ये वाला। यस मैम। उसी तरह से ग्रीष्म में देखें तो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में चैत्र का 15 दिन, वैशाख का 15 दिन, ज्येष्ठ का और आषाढ़ का। ठीक है, आषाढ़ में भी आपको गर्मी होती है, तो ये क्या होगा, ग्रीष्म में आपके ये 4 महीने आएंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है, मतलब पीछे वाले के 2 महीने और सामने वाले के पूरे 2 महीने। ठीक है, अपने वाले के 2 महीने और पीछे वाले के 2 महीने। वैसे ही शिशिर में क्या होगा, शिशिर में मार्गशीर्ष, पौष का आएगा, माघ और फाल्गुन का आएगा, ये 4 महीना आएगा। क्लियर हो रहा है। ऊपर वाले में क्या होगा, नीचे वाले का पूरा 2 महीना और अपना वाला 2 महीना। ठीक है, इस तरह से चलेगा। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में कैसे चलेगा, नीचे वाले का 2 महीना और अपने वाले का 2 महीना, नीचे वाले का 2 महीना, अपने वाले का 2 महीना। इसमें भी ग्रीष्म में भी नीचे वाले का 2 महीना और अपने वाले का 2 महीना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इधर यस मैम। ये तीनों के लिए आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 1 महीना पीछे वाले का भी चलेगा, 1 महीने आगे वाले का और अपना वाला 2 महीना। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हमारा, अगर आप लोग बोलचाल की भाषा में देखते होंगे तो आषाढ़ आ गया तो वर्षा आ गया, ऐसा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में तो बोला जाता है, बाकी आप लोग को अगर पता हो तो आषाढ़ आता है तो बोला जाता है अब आषाढ़ लग गया, अब बारिश स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आषाढ़ का जो लास्ट का 15 दिन होता है वो, और सावन और भाद्रपद, और इसमें से क्या होगा, पहला वाला अश्विन का 15 दिन, ये आपका किस में होगा, वर्षा ऋतु का अनुभव होगा इन 4 महीनों में। ठीक है, फिर शरद ऋतु में क्या होगा, यहाँ का भाद्रपद का 15 दिन, भाद्रपद लगता है तो वहाँ जैसे भाद्रपद में आपका वो आता है पहला वाला। अगर हम लोग इसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस तरह से देखें तो क्या होता है कि पहला वाला पक्ष भाद्रपद का क्या होता है, पितृपक्ष होता है। ठीक है, दूसरा वाला पक्ष क्या होता है, नवरात्रि वाला होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि वाले पक्ष से हल्का बहुत ठंडी हवा चलने लग जाती है। ठीक है, हल्का सा ठंडी आने की, शरद आने की क्या हो जाती है, उसमें शरद आने लग जाता है। ठीक है, नवरात्रि वाले पक्ष से तो देखेंगे कि भाद्रपद का 15 दिन, अश्विन और कार्तिक पूरा महीना, और इसमें से मार्गशीर्ष का 15 दिन आपका क्या होगा, शरद अनुभव होगा, सर्दी का अनुभव होगा, ठंडी वाला मौसम होगा। फिर हेमंत में क्या होगा, हेमंत में कार्तिक का आपका 15 दिन, पूरा मार्गशीर्ष और पौष, और इसमें क्या होगा, माघ का 15 दिन आपका क्या होगा, हेमंत का होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ पूरा कैसे हुआ। यस मैम। ठीक है, इसको आप मैम लोग, मेरी वॉइस तो आ रही है ना। हाँ वॉइस आ रही है। ओके। ठीक है, तो ये है आप लोग का ऋतु। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शिशिर में आपका कौन कौन सा होगा, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। वसंत में आपका माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख। ग्रीष्म में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाले में भी लिखा है पूरा। और इसमें से इम्पॉर्टेंट ये है
वसंत अथवा शरद ऋतु में योगाभ्यास आरंभ करने से सिद्धि होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये क्वेश्चन आया है कि कौन से ऋतुओं में सबसे ज़्यादा ऋतुओं का अनुभव होता है, कौन से मास में। तो माघ और मार्गशीर्ष में 3-3 ऋतुओं का अनुभव होता है, ठीक है। बाकी सब में 2-2 ऋतुओं का होता है, लेकिन माघ और मार्गशीर्ष में आपको 3-3 ऋतुओं का। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडी चल रही है, बारिश चल रही है या गर्मी चल रही है, कुछ पता नहीं चलता, कभी कुछ होने लगता है, ठीक है। तो ये सब ऋतुओं का अलग अलग अनुभव की वजह से होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज हमारा गर्मी है और कल से हमें सर्दी स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। मौसम चेंज होता है, उसमें क्या होता रहता है कि थोड़ा बहुत गर्मी भी रहता है, फिर उसी में थोड़ा ठंडी आने लगता है, फिर उसी में गर्मी आने लगता है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है, ऋतु चेंज होता है, ठीक है। वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से महीने में क्या क्या अनुभव होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ से समझाया। अब आपका क्या आता है, मिताहार, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, स्थान देख लिया, हमारे स्थान कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि स्थान के साथ हमारा जो काल, कौन से काल में हमें प्रारंभ करना है, ठीक है। तीसरा हमारा चीज़ क्या आता है, मिताहार आता है। हमें योगाभ्यास के दौरान कौन कौन से किस तरह से आहार लेना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे बताया है, मिताहारम बिना यस्तु योगारंभम न कार्य। मिताहार के बिना हमें योग का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, योग आरंभ नहीं करना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं तब तक आपको योग अभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाना रोगो भवे तस्य किंचित रोगो न सिद्ध्यति, किंचित योगो न सिद्ध्यति। अनेक प्रकार के और रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कोई भी योग सिद्ध नहीं होता। अगर आप मिताहार के बिना योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपको एक तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे और योग की सिद्धि तो होगी ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, साल्यन्नम यवपिष्टम व तथा गोधूम पिष्टकम। अब मिताहार में कौन कौन से आहार लेना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे क्या है, पथ्य आहार के बारे में बताया जा रहा है कि पथ्य आहार कैसे क्या क्या है। तो साल्यन्नम यानी कि साठी चावल, साली चावल, यव यानी कि जौ, तथा गोधूम पिष्टम, गोधूम यानी कि गेहूँ, गेहूँ का जो अन्न होता है, गेहूँ का आटा होता है, वो सब आपको यूज़ करना है। मुदगम यानी कि मूंग यूज़ करना है, ठीक है। माव चणक आदि, चना, माव चणक यानी कि क्या होता है, चना आदि आपको यूज़ करना है, ठीक है। मास चणक यानी कि क्या होता है, मास यानी कि उड़द दाल, चणक यानी कि चना, शुभ्रम च तुषवर्जितम, ये सब क्या है, शुभ्रम च तुषवर्जिकम, तुष यानी कि छिलका निकाल करके, शुभ्रम यानी कि अच्छी तरह से धो करके उसे हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पटोलम सुरणम मानम, पटोलम यानी कि क्या होता है, परवल, पटोलम यानी कि परवल होता है। और क्या होता है, सुरणम यानी कि कटहल को सुरणम बोला जाता है, ठीक है। मानम यानी कि क्या होता है, मानकंद। और कंकोल, कंकोल एक तरह का फल होता है, ठीक है। च सुका सुकम, सुका सुकम यानी कि करेला को क्या बोला जाता है, सुका सुकम बोला जाता है, ठीक है। द्राणिकाम, द्राणिकाम यानी कि क्या होता है, इन सब के जो द्राणिका यानी कि होता है, इन सब के जो वो होते हैं ना, मतलब फल होते हैं ये सब। करकटी यानी कि करकटी जो क्या बोला जाता है, चौलाई वगैरह जो होता है उसको करकटी बोला जाता है। रंभा यानी कि केला होता है। डुम्बरी यानी कि डूम्बर, गुलर का फूल, गुलर का फल, गुलर का फूल जो होता है उसको। कंटकाकम, कंटकाकम यानी कि चौलाई, चौलाई भाजी जो होता है ना वो यूज़ करना है। आमारंभम, आमारंभम यानी कि क्या होता है, कच्चा केला, आमारंभ यानी कि कच्चा केला। बालरंभम यानी कि जो छोटा वाला केला होता है, बालक वाला, मूल वाला केला, ठीक है, उसको। रंभा दंडम यानी कि केले का डंडा। च मूलकम, केले का मूल, पूरा केले का केले का जो बिना पका हुआ केले का छोटा वाला और केले का डंडा, केले का मूल, इन सबको यहाँ पे पथ्य बताया गया है, ठीक है। और क्या है, वार्तिकी, वार्तिकी यानी कि बैगन होता है, ठीक है। मूलकम रिद्धि योगम भक्षण माचरित, इन और मूलकम यानी कि जो मूल होता है, कंद मूल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कंद मूल ये सब क्या हमारे हैं, भक्षण करना चाहिए, इन सबको लेना चाहिए, ठीक है।
बाल साकम काल साकम, क्या क्या है, बाल साग यानी कि क्या होता है, कच्चा साग, कोमल साग जो होता है पतला पतला, कच्चा साग लेना चाहिए। काल साग यानी कि क्या होता है, समय पे आने वाला, जो काल में आता है ना, जैसे कि किसी ठंडी में हमें जो फल मिलता है या फिर सर्दियों में जो फल मिलता है, जिस समय में जो चीज़ हमें मिलता है उन सब का हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। तथा पाटिल पत्रकम, पाटिल पत्रम यहाँ क्या होता है, परवल का पत्ता जो होता है, पटोल का जो पत्ता होता है वो भी हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पंच साग, 5 साग जो हमारे होते हैं, 5 तरह के साग बताए गए थे हमारे हट प्रदीपिका में भी, तो उस तरह से जो 5 साग हैं, चौलाई, भथुआ और क्या क्या था, चौलाई था, भथुआ था, ऐसी जो 5 साग, 5 पत्तेदार सब्जी है उनका यूज़ करना है, ठीक है। फिर क्या है, प्रसंगो यादविकम हीमलोचिकम, प्रसंगो यादविकम यानी कि हीमलोचल यानी कि हुरहुर का साग, हुरहुर एक तरह का सब्जी होता होगा, तो उसका साग यूज़ करना है, ठीक है। शुद्धम सुमधुरम, कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए। स्निग्ध उदरार्ध वर्जिकम, और शुद्ध होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए यानी कि चिकना होना चाहिए, और एक हमारा ये जो हमारा क्या है पूरा स्टमक है उसका आधा हमारा वर्जित होना चाहिए, ठीक है। चतुरार्ध, चतुरार्ध यानी कि 1/4 हमारा वर्जित होना चाहिए, बाकी 3/4 भरा होना चाहिए। अन्येन पूर्वेद आर्ध, आधे को हमें क्या करना है, अन्न से पूरा करना है। तोयेन ता तृतीयकम, और ये वाला एक आधा पार्ट आपका क्या होगा, जल से भरा होगा, और आधा पार्ट मतलब 1/4 भाग आपका क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। उदर से तृतीयांश संरक्षेद वायुम आचरे, और जो 1/4 भाग है वो हमारा क्या है, वायु संचरण के लिए हमें छोड़ना चाहिए। आधा भाग हमें अन्न से भरना चाहिए, आधा भाग हमारे जल होना चाहिए, और 1/4 भाग जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए उदर संचालन के लिए, वायु संचालन के लिए। क्लियर है। इसका मैं मैम और आप लोग को क्या क्या का क्या क्या मतलब है ये हम लोग एक बार और देखेंगे। मैम अभी हम इसमें लोग तो थोड़ा सा पानी भी भरना है, जैसे आजकल कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, और इसमें लिखा के भर देना है पानी से आधा, मतलब 1/4। पानी मतलब लिक्विड डाइट, जैसे कि बोला जाता है आपका कि हमारा 3 टाइम हम लोग खाना लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम हम लोग खाना लेते हैं, क्या होता है, ब्रेकफास्ट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं हम लोग, लंच करते हैं, ठीक है, और डिनर करते हैं। तो क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट में हमें हमेशा जूस वगैरह यूज़ करना चाहिए, लिक्विड में हमें क्या यूज़ करना है, जूस वगैरह, जो हम कोई भी फ्रूट जूस यूज़ कर सकते हैं। लंच में हमें क्या करना चाहिए, कोई भी जैसे मट्ठा वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हल्का सा जो नमक आता है, या फिर कोई नमक आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेंधा नमक या काला नमक, तो वो सब लेना चाहिए। और डिनर में हमें क्या लेना चाहिए, डिनर के बाद मिल्क लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उसको लिक्विड बोला गया, पानी का वहाँ पे वो नहीं है, जी मतलब पानी तोयम यानी कि वहाँ से लिक्विड डाइट का मतलब है वहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लोग जैसे कि सिर्फ खाना खाना ही ना खाएं, साथ में जैसे दाल वगैरह लेते हैं, तो वो भी हमारा किस में आ जाता है, एक तरह से लिक्विड डाइट में आ जाता है। सैलेड वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ है, ठीक है, मतलब एकदम सूखा सूखा खाना नहीं। जी नेक्स्ट आपका निषिद्ध आहार में, निषिद्ध आहार में क्या होता है, कट्व अम्ल लवण तिक्त भ्रिष्टम च दधि तकृतम, क्या क्या है, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, ये 4 प्रकार के हमारे क्या हैं, रस होते हैं, इन सब का ये निषिद्ध आहार में आता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने घेरन हट प्रदीपिका में भी पढ़ा था। और क्या है, दधि तक्रतम, दधि और तक्र, दही और तक्र हमारे क्या है, निषिद्ध आहार में आता है, ठीक है। और क्या है, साको उत्कटम च मध्य तालम च पनसम तथा, और क्या है, साको उत्कटम यानी कि विरेचक साल, विरेचक साल यानी कि कोई सब्जी खाने के बाद हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और डायरिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो विरेचक साग, जो वागदी साग होते हैं, उसका हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, निषिद्ध बोला गया है। मद्य यानी कि मदिरा पान को निषिद्ध बोला गया है। ताल, ताल पेड़ आप लोग जानते होंगे कि ताल से संबंधित जो फल होता है, फल या रस होता है, उसका हमें क्या करना है, निषिद्ध आहार में आता है, वो अपथ्य है। पनसम यानी कि बरहड़ का फल,
बरहर यानी कि बहरा भी इसको बोलते हैं, तो उसका फल भी क्या होता है, ये भी एक तरह से बहरा जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा त्रिदोष का, सॉरी क्या बोलते हैं, त्रिफला में होता है क्या, हरा, हरण, आंवला और बहड़ा, ठीक है। तो एक पनस किसको बोला जाता है, बहड़ा को, तो वो भी हमारा क्या है, विरेचक होता है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे क्या बोला गया है, अपथ्य बोला गया है। कुलथ की दाल होती है, मसूर की दाल, पांडू और कुसमांडा यानी कि जो कद्दू जिसको हम लोग बोलते हैं कुसमांडा, और क्या होता है, कद्दू नहीं, कद्दू का एक वाइट वाला आता है ना, पेठा बनता है जिससे, उसको कुसमांडा बोला जाता है, ठीक है। साग दंडम, साग का दंड, ठीक है, डंडे वाला जो साग होता है, डांडी साग, उसको क्या बोला गया है, यहाँ पे अपथ्य बोला गया है। तुम्बी, कोलथ, पिथ्य, तुम्बी यानी कि लौकी, छत्तीसगढ़ में तो तुम्बी को बोलते हैं, तुमा बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से तुम्बी यानी कि यहाँ पे लौकी होता है। कोकल यानी कि क्या होता है, कोलक यानी कि क्या होता है, बेल होता है। पिथ्यम यानी कि क्या होता है, पिथा में एक कैथा सब्जी होता है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, कैथा सब्जी होता है। और कंठ बिल्ब यानी कि बेल, पका हुआ बेल जो होता है उसको नहीं खाना है। पलास एक तरह का फूल है, उसको भी कुछ लोग खाते हैं, तो वो भी यहाँ पे क्या बोला है, अपथ्य माना गया है, ठीक है। और क्या है, कदम आप लोगों ने देखा होगा, कदम का पेड़ होता है, तो कदम भी नहीं खाना है। जंबीर यानी कि क्या होता है, नींबू को भी यहाँ पे अपथ्य बोला गया है। बिल्ब यानी कि क्या होता है, बिल्ब यानी कि बिम्बम यानी कि कुंदरू की सब्जी जो होती है ना, उसको भी यहाँ पे अपथ्य बोला गया है। लकुच यानी कि क्या होता है, बड़हर, वही जो आपका पनस है ना, और लकुच दोनों की एक चीज़ है। लहसुन भी आपका क्या है, यहाँ पे अपथ्य माना गया है, ये सब विष है, ठीक है, विष के समान है। और क्या है, कामरंगम, पिलियानम च, हिंगुल साल्यम में मुकम, ठीक है। एक तो क्या ये सब विष है, फिर उसके बाद कामरंगम, कमरख, पिलियालम यानी कि प्याज होता है, लेकिन आप लोग को ना इसके यहीं पे जो नाम दिए हैं वही सब याद रखना है, ठीक है। हींग भी नहीं खाना है। और सेमर का फूल, सालियम के कुल यानी कि क्या होता है, सेमर का फूल जो होता है वो भी क्या होता है, अपथ्य होता है। केमुकम यानी कि क्या होता है, गोभी, जो हम गोभी खाते हैं ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, वो यहाँ पे अपथ्य माना गया है। योगारंभे वर्जयेत पथि स्त्री वहनी सेवनम, ये सब तो वर्जित है ही, साथ योगारंभ में हमारा लंबी यात्रा करना और स्त्री सेवन करना और वहनी यानी कि अग्नि का सेवन करना, ये 3 चीज़ भी यहाँ पे क्या है, अपथ्य माना गया है। ये हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि लंबी यात्रा करना, स्त्री का सेवन करना और वहनी अग्नि का सेवन करना, ये 3 चीज़ यहाँ पे क्या है, अपथ्य माना जाता है, ठीक है। नवनीत यानी कि मक्खम, घृतम, क्षीरम, शर्करा वैश्य गुरम, पक्वारंभम नारिकेलम, दांडिम शिवासमम, द्राक्षम तु लवली धात्री। नवनीत यानी कि क्या होता है, मक्खन, घृत यानी कि घी, क्षीर यानी कि क्या होता है, दूध, खीर यानी कि दूध होता है। और शर्करा यानी कि शक्कर होता है, ठीक है, शक्कर गन्ने से बना जो शक्कर होता है। गुड़म यानी कि गुड़ होता है। पक्वारंबन यानी कि पका हुआ केला, नारिकेल यानी कि नारियल, और क्या है, दंडम अंबिका शिवास्वम यानी कि दंडम यानी कि अनार होता है, डांडिम यानी कि बीसिवा कब यानी कि सौंफ या वसा का जो पत्र होता है वो। द्राक्ष यानी कि अंगूर होता है। लवली यानी कि क्या होता है, लवलिम यानी कि लवांग। धात्री यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, धात्री यानी कि वो क्या होता है, तेज पत्र जो होता है ना वो, ठीक है। और क्या है, रस अम्ल वर्जितम, ये सब रस क्या है, अवर्जित है, यहाँ पे इन सबको भी वर्जित बोला गया है, ठीक है। और क्या है, इलाज तिलवंगम, नहीं, दूध, घी, मक्खन, हाँ, इन सबको हाँ, आप दूध, घी, मक्खन, इन सबको भी वर्जित बोला गया यहाँ है। पे इन सबको भी वर्जित में ही रखा गया है। अब पता नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है या क्या, लेकिन जो श्लोक के अकॉर्डिंग ये सब भी वर्जित बताया गया है इसमें। लेकिन अगर आप लोग देखें तो नवनीत, घृत और क्षीर जो होता है वो आपका पथ्य के अंतर्गत आता है, ठीक है।
इलाज यानी कि क्या होता है, जो इलायची होता है ना, इलाज यानी कि इलायची। तिलंग यानी कि तिल। और क्या होता है, लवंग यानी कि लवंग। पुरुषम जाम्बू, जाम्बू जालकम, जाम्बू जालकम यानी कि जामुन का फल, ठीक है। और क्या है, हरितिकी यानी कि हरी सब्जी जो होती है, हरण। और क्या है, खरजूरम, खरजूरम यानी कि खजूर। योगी भक्षण, भक्षणामचरित, ये सबको योगी को भक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बोला गया है इसमें। अब थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन आपका वही आता है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ भक्षण करना है, कौन सा नहीं। जैसे कि हम क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं फिर कंप्लीट होगा। लघु पाक यानी कि जल्दी पकने वाला, हमें कैसा खाना चाहिए, जल्दी पकने वाला। प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, ठीक है। कैसे कैसे भोजन करना चाहिए, जो जल्दी पक जाता है, जो हमें प्रिय लगता है, जो स्निग्ध रहता है, चिकना होना चाहिए। धातु को जो क्या करता है, प्रपोषण करता है, यानी कि धातु को पोषण करता है। मनो अभिलिषितम, मन को जो अच्छा लगता है, ठीक है, वो भी अच्छा होता है। जैसे जो मन को अच्छा लगे वो खाना चाहिए। योग्यम योगी समाचरित, भोजनम आचरित, योग्य योगी को ऐसे भोजन करना चाहिए जो जल्दी पक जाए, प्रिय लगे और स्निग्ध हो और धातु को क्या करे, पोषण दे। जो मन को अच्छा लगे ऐसे भोजन हमें करना चाहिए। कठिनम दुरितम पूति उष्णम पूर्यतम च, जो कठिनता से पकता हो, यानी कि बहुत गरिष्ठ भोजन है, जैसे कि लंबे समय में पचता है, ठीक है, वैसे भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। दूरितम यानी कि वही कठिन, दूरितम यानी कि लंबे समय में जो पचता है। पूति उष्णम यानी कि दोबारा से गर्म किया हुआ। पुरुषतम, पूति उष्णम पुरुषतम यानी कि उत्तेजित भोजन। पूति उष्ण यानी कि दोबारा उष्ण किया हुआ, दोबारा गर्म किया हुआ। पुरुषतम यानी कि क्या होता है कि उत्तेजित भोजन, जो हमें उत्तेजना प्रदान करे, ठीक है, जो हमारे राजस्व गुण को क्या बोलते हैं, रजोगुण को हमारा क्या करे, वो जो उभारे, ऐसे हमें भोजन नहीं करना है। जो हमारे सत्वगुण को उभारे, ऐसे भोजन हमें करना है। अति शीतम, बहुत ठंडा। अति उष्णम, बहुत गर्म। भक्षम योगी वर्जते, ठीक है, बहुत ठंडा बहुत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए योगी को। प्रातः स्नानम उपवास आदि, प्रातः स्नान भी नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए। काय क्लेश विधि तथा एकाहारम निराहारम यामन्ते च न कार्येत, ठीक है। प्रातः स्नान करना और बहुत अधिक उपवास रहना जो हमें काया को कष्ट देते हों, ऐसे हमें, या एक बार ही आहार करना, दिन में हम सिर्फ एक बार आहार कर रहे हैं, या फिर आहार ही नहीं कर रहे हैं, निराहार रह रहे हैं, तो ऐसे हमें जो हमारे देह को कष्ट दे, ऐसे अभ्यास हमें नहीं करना है। ऐसे कोई भी अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। एकम विधि विधानेन प्राणायाम समाचरेत। आरंभे प्रथमे कुर्याद क्षीराज्य नित्य भोजनम, जब हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, विधि के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो उस समय शुरू में हमें क्षीर राज्य, क्षीर यानी कि दूध और घी से बने हुए भोजन हमें लेना चाहिए नित्य प्रति, ठीक है। मध्य चैव सायाह्ने भोजन द्वाम आचरित, कितने बार लेना है, मध्य में यानी कि दोपहर में और सायं में 2 बार हमें भोजन लेना है, ठीक है। कितनी बार लेना है ये भी बताया है, कौन सा भोजन हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, समझने जैसा भी है थोड़ा, बट याद करने जैसा भी है, ठीक है। ये एक तो बार मैं अपथ्य, हाँ ये तो अपथ्य है ना, दूध और घी। हाँ, उसमें अपथ्य बोला गया है, बट लास्ट में ये भी बोला है कि अभ्यास प्रारंभ करते हैं उस समय हमें दूध और घी लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, सब हिंदी में लिखा हुआ है, ये मैं भेज दूँगी आप लोग को। संस्कृत और हिंदी इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे सुकम यानी कि करेला, रंभा, ये सब चीज़ आप लोग का लिखा हुआ है। वही चीज़ जो मैंने बताया, पनस यानी कि बरहड़, कैथा, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग देखिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा, आज मैं भेज दूँगी इसको। नेक्स्ट हम लोग कल से देखेंगे नाड़ी शुद्धि। थोड़ा सा ये जो है पथ्य अपथ्य वाला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा 5-6 चीज़ आपको दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा पथ्य है, कौन सा अपथ्य है, तो इस तरह से आता है।
वैसे नॉर्मल चीज़ें याद ही जो आपको समझ में आती है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार उसको अच्छे से माइंड में बिठा लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं आज की क्लास में? क्या क्या पढ़े आज हम लोग? काल, स्थान और मिताहार। सीक्वेंस से बताइए, पहले हमने स्थान पढ़ा, उसके बाद काल पढ़ा, उसके बाद हमने मिताहार पढ़ा। स्थान, काल, मिताहार और निषिद्ध आहार। मिताहार में फिर हमने उसी में पथ्य और अपथ्याहार पढ़े कि कौन से आहार हमें योगाभ्यास के दौरान करने चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। साथ ही हमने उसमें ये भी देखा कि क्या क्या हमें और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है जो लास्ट में आया ना कि क्या क्या, जैसे स्नान, उपवास स्नान, प्रातः स्नान वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 2 बार ही हमें खाना खाना चाहिए, मध्याह्न में और सायं में। कैसे आहार खाना चाहिए, घी और खीर से, दूध और घी से बने हुए आहार खाना चाहिए। तो ये सब उसमें से इम्पोर्टेंट है, बाकी उसको याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर ही पूरा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा। साथ ही जो हमारा हमने पढ़ा ना काल वाला जो है, तो काल वाला भी उसका बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से उसमें करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। ऋतुओं को पूरा सीक्वेंस में याद करिएगा, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ से ख़त्म होता है। किसी एक जगह से, वसंत से वैसे स्टार्ट होता है ऋतु, चैत्र से, क्योंकि वसंत हमारा हिंदी मास जो होता है वो चैत्र उसका पहला मास बोला जाता है और फाल्गुन को लास्ट बोला जाता है, ठीक है। तो चैत्र पहले मास से हमारा वसंत स्टार्ट होता है और लास्ट जो फाल्गुन तक कौन सा चलता है, शिशिर तक चलता है। तो उसको सीक्वेंस से उसी तरह से याद करिएगा। और कौन कौन से महीने, क्योंकि अगर आप इसको याद करेंगे ना तो फिर, और अगर आपको 12 महीना पूरा याद है तो फिर वो चार्ट के थ्रू आप बना सकते हैं कि पहले में 2 महीना आएगा, फिर 2 महीना, फिर 2 महीना, ऐसे करके। और स्थान में क्या पढ़ा हमने, कौन से स्थान में नहीं करना है और कौन से स्थान में करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसा होना चाहिए कि क्या कीड़े मकोड़े नहीं होना चाहिए, ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन उसमें श्लोक से ही पूछा जाता है, ठीक है। श्लोक के अंदर से 1-2 पॉइंट आपको लिख के दे देंगे, उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा। तो वो सब चीज़ श्लोक से ही आप लोग याद रखिएगा, सब चीज़। चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठें। 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।